हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे रिप्रोडक्शन के अंदर आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द मेन्स्ट्रुएशन। ठीक है, मेन्स्ट्रुएशन है वो एक साइक्लिक मैनर में होगा, उसको हम मेन्स्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेन्स्ट्रुअल साइकिल। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेन्स्ट्रुएशन है वो स्टार्ट कब होता है फीमेल के अंदर, एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, आपको पता है प्यूबर्टी क्या होती है? वो एज जिसके अंदर हमारे गोनेड्स हैं दे स्टार्ट टू सिक्रीट द गेमेट एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट टू डेवलप। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे मेन्स्ट्रुएशन की स्टार्टिंग होती है। प्यूबर्टी से मेन्स्ट्रुएशन बिगिन होता है and the first menstruation that begins at the time of puberty is known as menarche। उसको हम क्या नाम देंगे? menarche। menarche is the first menstruation। ठीक है, ओके। अब किस टाइम पे होगा बेटा? ये प्यूबर्टी के टाइम पे होगा। सेकंड क्या होता है? मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या होगा? टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। मेन्स्ट्रुएशन का परमानेंट बंद हो जाना इन केस ऑफ फीमेल एट द एज ऑफ 45 to 50। 45 की एज में जब फीमेल 45 की हो जाती है तब उसके अंदर इस मेन्स्ट्रुएशन का परमानेंट स्टॉपेज हो जाएगा और उसके बाद फीमेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू बियर ए चाइल्ड और फीमेल्स बिकम्स इनफर्टाइल। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा आफ्टर द मेनोपॉज। तो मेनोपॉज को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इट इज़ द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेन्स्ट्रुएशन। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ menstruation at the age of 45 is known as menopause। अब हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि मेन्स्ट्रुएशन होता क्या है। व्हाट इज मेन्स्ट्रुएशन? ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तब आपको क्या बताया था कि बेटा ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी एग रिलीज करती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। आफ्टर द ओव्यूलेशन एग कम्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब एंड इट स्टार्ट्स टू मूव अप टू द एम्पुला isthmus junction। when the male gametes comes and it's meet to the egg at the ampulla isthmus junction, then the process of fertilization take place and after the fertilization zygote will form। zygote undergo division which are known as cleavage, and when this zygote convert into the blastula, this blastula will attach itself into the endometrium wall of the uterus and that process was known as implantation। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्यों हुआ? बिकॉज फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ? बिकॉज स्पर्म आया और एग दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये तो बात थी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आप रिकॉल करते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो बेटा क्या नहीं होगा? तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं है तो ये बताइए कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन, और हम ये भी कहते हैं या फिर इम्प्लांटेशन ना हो, व्हेन फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन डज नॉट take place, then endometrium wall of uterus shut down or break down
एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस क्या कर जाएगी बेटा, ब्रेक डाउन कर जाएगी, देन ब्रेक डाउन एंड स्टार्ट्स टू फ्लो इन फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग की फॉर्म में वो फ्लो करना शुरू कर जाएगी इन फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, किसके थ्रू द वेजाइना इन द आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड, बॉडी से ब्लड की फॉर्म में एंडोमेट्रियम टूट के, क्योंकि एंडोमेट्रियम में बेटा क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम में सारे के सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सारी ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन कर जाती हैं और वो वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेन्स्ट्रुएशन। ये मेन्स्ट्रुएशन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन ना हो। अगर बेटा ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगी तो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो उन हार्मोन्स की रिस्पॉन्स में ये रिलीज होगा। अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने का काम कौन करने शुरू कर जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करता है, विच मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल, जो एंडोमेट्रियम वॉल को ब्रेक डाउन नहीं होने देता, दैट हार्मोन इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बेटा कब रिलीज होगा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन नहीं है तो आपको पता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, और अगर ये डीजेनरेट कर जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना भी बंद हो जाएगा, वो भी रिलीज नहीं होगा। समझ में आई बातें? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, बस आपको ये बात याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ना होने के कारण प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बन रहा है, और अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल टूटनी शुरू हो जाती है और वो ब्लीडिंग फॉर्म में बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करना शुरू कर जाती है। दैट फिनोमिना, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेन्स्ट्रुएशन। ठीक है, और बेटा ये मेन्स्ट्रुअल फ्लो है, हर 28 डेज के बाद होता है, तो ये एक साइक्लिक मैनर के अंदर चलती है प्रोसेस, एंड दैट साइकिल इज नोन एज मेन्स्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आपके सिलेबस में बहुत डिटेल नहीं है 10th लेवल पे, लेकिन फिर भी मैं आपको NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, इसमें आपको डिस्कस करेंगे। मेन्स्ट्रुअल साइकिल है, इट इज़ फॉर 28 डेज, बाकी फीमेल में वेरी करती है, किसी में 29, किसी में 30, 31 इतने दिन की भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज 28 डेज की होती है। इसकी बेटा फेजेस कितने होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल। बेटा इसमें मेनली हम 3 फेज पढ़ते हैं, आप उन 3 फेज के बारे में देखेंगे। जो पहला फेज होता है उस फेज को हम मेन्स्ट्रुअल फेज कहते हैं, दैट इज नॉन एज मेन्स्ट्रुअल फेज, और मेन्स्ट्रुअल फेज इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग फेज, इसको हम ब्लीडिंग फेज भी कहेंगे। ये इट इज लास्ट फॉर 4 to 5 days, इट इज फॉर 4 to 5 days, 4 से 5 दिन के लिए ये वाला फेज होता है। और इसमें जो मेन्स्ट्रुएशन है वो ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज करता रहता है, तो इसमें और कोई एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ ब्लड बॉडी से बाहर रिलीज होता है थ्रू द वेजाइना, दैट्स व्हाई दिस फेज इज नोन एज मेन्स्ट्रुअल फेज। नो अदर हार्मोन, नो किसी भी टाइप का कोई भी हार्मोन, नो हार्मोन्स आर एट द पीक लेवल, कोई भी हार्मोन पीक लेवल पे नहीं होता है, सारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। सारे के सारे हार्मोन्स, ओवरी के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे बहुत ही मिनिमम लेवल पे होते हैं इस फेज के दौरान। ठीक है, इस फेज में दूसरी और क्या बात होती है कि एंडोमेट्रियम वॉल्स ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियम वॉल की ब्लड वेसल्स हैं, दे गेट ब्रेक डाउन, वो टूट जाती हैं और वो बाहर रिलीज हो जाती हैं। ये कौन से फेज में होता है, दिस हैपन्स इन द
मेन्स्ट्रुअल फेज। सेकंड फेज आता है बेटा जिसका नाम क्या होता है, फॉलिक्यूलर फेज। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉलिक्यूलर फेज, और इसे ही एस्ट्रोजन फेज भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोजन फेज। इस फेज को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये फेज कब तक होता है बेटा, 5th से लेके 14th डे तक। 14th डे तक ये वाला फेज रहेगा, एस्ट्रोजन फेज और फॉलिक्यूलर फेज। इस हार्मोन में, इस फेज में क्या होगा कि ओवरी स्टार्ट्स टू रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। ये एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है LH और FSH रिलीज कराने के लिए। एंड इट कॉज, क्या कॉज करवाएगा बेटे, इट कॉज रिलीज ऑफ LH एंड FSH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या रिलीज करवाएगा, LH और FSH। बेटा बीच बीच में वीडियो पॉज कर लेना, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करने के लिए, ताकि नोट्स बनते रहे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो LH और FSH किसने रिलीज करवाए, एस्ट्रोजन ने। कहाँ से रिलीज करवाए, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब बेटा यहाँ पे जो LH और FSH में होते हैं उनमें से FSH हार्मोन है दैट विल काज फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। वो फॉलिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल की फॉर्मेशन करवाएगा और उनकी ग्रोथ करवाएगा। क्या करवाएगा, ग्रोथ। मतलब प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी बनेगा, फाइनली मैच्योर फॉलिकल बनेगा। ग्रोथ में पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल एंड फाइनली मैच्योर फॉलिकल। और उस मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या होता है भाई, उस मैच्योर फॉलिकल का नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। और जब 14th डे होगा, कौन सा दिन होगा, जब 14th डे होगा उस टाइम, एट द 14th डे, कौन से दिन याद रखेंगे, 14th डे पे सारे के सारे हार्मोन्स अपने पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे कौन पहुंचता है, LH। सबसे ज़्यादा LH, फिर FSH और फिर एस्ट्रोजन। इस तरीके से सारे हार्मोन्स का जब पीक लेवल होता है तब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा। रप्चर करके वो एग को बाहर रिलीज कर देगा एंड दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। एट द 14th डे सबसे ज़्यादा कौन है, LH। तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, LH सर्ज। LH सर्ज नाम देंगे। एट द 14th डे व्हेन LH सर्ज आकर्स। LH सर्ज का मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पीक लेवल ऑफ LH हार्मोन। LH सर्ज आकर्स एंड अदर हार्मोन, अदर हार्मोन में क्या क्या लिखेंगे बेटा, FSH एंड एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन लिख दो या एस्ट्रोजन लिख दो, सेम ही बात है। जब ये दोनों हार्मोन्स और LH हार्मोन पीक लेवल पे हों तो उस टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल गेट रप्चर एंड रिलीज द ovum. That process is known as ovulation. When LH surge occurs and other hormones at the peak level, जब सारे हार्मोन्स पीक लेवल पे होंगे तब ग्राफियन फॉलिकल गेट रप्चर कर जाएगा एंड रिलीज, और क्या रिलीज कर देगा, एंड रिलीज ओवम। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड और नॉन एज ओव्यूलेशन। तो बेटा यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे पे होता है। कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा लेवल पे होगा, LH हार्मोन होगा। दूसरे हार्मोन्स का क्या स्ट्रेटजी, क्या सिनेरियो होगा, दोनों हाई लेवल पे होंगे। LH सर्ज किसे कहते हैं, LH हार्मोन का पीक लेवल पे होना। कौन से दिन होता है, 14th डे होता है एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ओव्यूलेशन। गॉट इट। अब क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज में ओव्यूलेशन हो गया ओवरी के अंदर। दूसरी बात, फॉलिकुलर फेज के अंदर ही यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो सिंथेसाइज करना शुरू कर जाती है। एंड दूसरा क्या लिखेंगे,
एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ, देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल टूट गई थी और यहाँ पे ये क्या होगी बेटा, एंडोमेट्रियम वॉल स्टार्ट्स टू सिंथेसाइज, वो सिंथेसाइज होनी शुरू हो जाएगी और इस फेज के एंड तक 5 mm थिक बन जाती है एंडोमेट्रियम वॉल। अगली बात समझ में, हमने इस फेज को एस्ट्रोजन फेज भी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। तो ये मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेज बता दिए हैं, पहला मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज या एस्ट्रोजन फेज, और अब हम तीसरा फेज डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या होता है बेटा, सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज या फिर इसी को हम ल्यूटियल फेज या फिर इसी को हम प्रोजेस्टेरॉन फेज कहते हैं। क्या नाम देंगे, प्रोजेस्टेरॉन फेज। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, 14th डे से लेके, मतलब 14th डे तक तो क्या हो रहा, फॉलिकुलर फेज। अब 15 से लेके नेक्स्ट 28 डेज तक कौन सा फेज चलेगा, हमारा ल्यूटियल फेज। देखो बेटा इस फेज के दौरान क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, इस फेज में भी आफ्टर द एम्पेटिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जब ग्राफियन फॉलिकल, जीएफ का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे आपको क्या बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके उसने ओवम को बाहर रिलीज कर दिया, तो इसका मतलब ग्राफियन फॉलिकल क्या बन गया बेटा, एम्प्टी हो गया। एम्प्टी होने के बाद लिखेंगे इट बिकम्स येलो इन कलर, वो येलो कलर का बन जाएगा, एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका क्या नाम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम होगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्वेश्चन आए, कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से बनता है। कब बनता है, ओव्यूलेशन के बाद बनता है। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाएगा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब इस हार्मोन का फंक्शन सुनो, अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन रहेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन नाम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना, दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो नोन एज प्रोजेस्टेरॉन फेज। दूसरी बात, एंडोमेट्रियम के साथ क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम 5 mm थिक हो गई थी, इस फेज के अंदर वही एंडोमेट्रियम है, वो एंडोमेट्रियम बिकम्स 7 mm थिक। वो कितनी mm थिक हो जाएगी बेटा, 7 mm की बन जाएगी। और फिर जब ये एंडोमेट्रियम पीक लेवल तक पहुंच जाएगी, अब यहाँ पे डिसीजन होगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो दोबारा से इस फेज के बाद अगेन मेन्स्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा और जो 7 mm की एंडोमेट्रियम वॉल थिक बनी थी, ब्लड वेसल्स बनी थी, वो सारी की सारी टूट जाएंगी, शट डाउन हो जाएंगी, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर जाएगा, एस्ट्रोजन डिक्रीज कर जाएगा, LH FSH डिक्रीज कर जाएंगे और वो ब्लड के थ्रू बॉडी के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर जब सारी टूट के ख़त्म हो जाएगी, जब दोबारा से बननी शुरू होगी, फिर से फॉलिकुलर फेज चलेगा, फिर से वो 5 mm की बनेगी, फिर से हमारा ये वाला फेज आएगा, वो 7 mm की बनेगी। हर महीने ये बनती है और टूटती है। इसका रीज़न क्या होता है बेटा, ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर इम्प्लांटेशन होता है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, इस वजह से सिंथेसाइज होती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसकी ब्लड वेसल्स का कोई फंक्शन नहीं होता है, एंड इट्स गेट डीजेनरेट। मैं आपको अभी एक डायग्राम बताती हूँ, उससे देखेंगे बेटा, एक बार इस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में मैंने जो भी आपको थ्योरेटिकल बातें बताई अब तक के वीडियो में, वही सब एक्सप्लेन की हुई है, ध्यान से सुनेंगे। देखो ये 1st से लेके 4th तक का जो फेज है, इस फेज को हमने नाम दिया मेन्स्ट्रुअल फेज, MP। 5th से लेके 14th डे तक का जो फेज था वो कौन सा था, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को हमने एस्ट्रोजन फेज भी कहा था। और 14 से लेके 28 डेज का जो फेज था उसको हमने ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज
या फिर प्रोजेस्टेरॉन फेज का। ठीक है ना, ये 3 फेज थे। अब देखो इन तीनों फेज में कहाँ कहाँ पे क्या क्या इवेंट होते हैं। सबसे पहले हम यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस में पहले 4 दिन सारी ब्लड वेसल्स हैं वो टूट रही हैं, टूट टूट के बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और ये ब्लड की फॉर्म में बाहर की तरफ रिलीज हुई है, जिसको हम मेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। 5th डे पे ये बननी शुरू हुई, फिर इनकी ब्लड वेसल्स है उनकी फॉर्मेशन मोर एंड मोर होती चली जाती है और 14th डे तक वो 5 mm तक की थिक बन जाती है। लेकिन फिर प्रोजेस्टेरॉन फेज में वो और ज़्यादा सिंथेसाइज करती हैं और लास्ट में वो 7 mm तक बन जाएंगी, मैक्सिमम ब्लड वेसल्स बन जाती है। ये एंडोमेट्रियम वॉल का सिनेरियो बता रखा है कि कौन कौन से फेज में एंडोमेट्रियम कितनी बनती है। गॉट इट। फिर अगर हम ओवरी की बात करते हैं, ओवरी में क्या होता है, देखो पहले मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ओवरी में कुछ नहीं होता, सारे के सारे एग एज इट इज पड़े हुए जैसे होते हैं, एज ए एग नेस्ट के फॉर्म में। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज में यहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल और ये कौन सा फॉलिकल होता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर फॉलिकल होता है। 14th डे पे आप क्या देख रहे हैं, सारे हॉर्मोन्स अपने पीक लेवल पे पहुंचते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है और क्या रिलीज कर देगा, एग रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन नाम दिया। एग रिलीज करने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल एम्प्टी हो जाएगा एंड इट गेट चेंज इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। ये ओवरी में होता है। आप सुनेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स के साथ क्या होता है। बिगिनिंग में ये ऊपर वाला जो हार्मोन है ये आपको दिखा रखा है एस्ट्रोजन हार्मोन, और नीचे वाला जो हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। शुरुआत में एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुअल फेज में बिल्कुल कम होता है, फिर फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ता है। इसके रिस्पॉन्स में LH और FSH भी बढ़ते हैं। जब एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक लेवल पे पहुंच जाएगा 14th डे पे, तो ये FSH और LH, ये सबसे ऊपर वाला है LH हार्मोन और ये कौन सा बेटा, FSH हार्मोन। तो ये LH हार्मोन बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंचा हुआ, दिस इज कॉल्ड LH। सारे हार्मोन्स जिस दिन अपने पीक लेवल पे होते हैं उस दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, ये 14th डे पे होता है। गॉट इट। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर देखो हम प्रोजेस्टेरॉन फेज में आते हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बनेगा तब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिंथेसाइज होना शुरू होता है, अपने पीक लेवल पे पहुंचता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंटिन्यूसली पीक लेवल पे ही रहेगा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, फिर दोबारा से हमारा ये वाला फेज होना शुरू हो जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो। हम बात करते हैं ओवरी के अंदर हार्मोन्स का क्या सिनेरियो रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया बेटा, दीज आर ओवेरियन हार्मोन। यहाँ पे जो नीचे वाले हैं ये ओवेरियन हार्मोन होंगे और ये होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करती है, LH और FSH। देखो अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो पॉजिटिव फीडबैक देता है, वो LH FSH की सिंथेसाइज शुरू करवाएगा, लेकिन पहले फेज में बहुत कम होते हैं, दूसरे फेज में बढ़ने शुरू हो जाते हैं और LH FSH पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं ओव्यूलेशन फेज में। लेकिन जब ओव्यूलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है ना, ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा और ये LH FSH की प्रोडक्शन को बंद करवा देगा। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन फेज में, ल्यूटियल फेज में, थर्ड फेज में एस्ट्रोजन LH और FSH सारे सबसे कम लेवल पे मिलेंगे, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होगा। देखो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, जब ये ज़्यादा है तो ये बिल्कुल कम है, जब ये ज़्यादा तो ये बिल्कुल कम है। ठीक है ना, तो ये सब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें कौन कौन से फेज होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में करवा दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल तो अभी भी थोड़ी सी रहती है जो 12th लेवल की है, लेकिन आपके NTSC में इतना ही लेवल आएगा, इससे बियॉन्ड नहीं आता है। यहाँ तक का आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करें, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, डाउट है तो बेटा पूछें। इसके बाद एक बार आप इस वीडियो को स्टडी कर लें, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करती हूँ, वो क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू बेटा।